क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक साइंटिस्ट कैसे बनता है? What goes into making of a scientist? Will simply studying science will do the job? या फिर थिंकिंग, ऑब्जर्विंग और एक्सपेरिमेंट भी करने होते हैं? मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कोई साइंटिस्ट बनता है? A scientist in the making needs to have a scientific temper, encouragement by the state, parents, and with proper facilities a person becomes a scientist. और उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे रिचर्ड एब्राइट, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिन्होंने सिरल स्कॉलर अवार्ड, शेयरिंग प्लाव अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पाया है. It was his fascination for butterflies that opened the world of science for him. और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये जो साइंटिस्ट जो 22 इयर्स की एज में अपने आप को प्रूव कर दिए थे कि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं, तो वो एक दिन में नहीं बने साइंटिस्ट. आइए देखते हैं कैसे इट टुक हिम 22 इयर्स टू बिकम अ साइंटिस्ट. हाँ, क्योंकि ये बचपन से ही साइंस में एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे. आइए देखते हैं कैसे. सो वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर ऑन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. It's written by Robert W. Peterson. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory of how cell works. Richard H. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. Richard Albright और उनके कॉलेज रूममेट ने साइंटिफिक वर्ल्ड को सरप्राइज़ कर दिया था. कैसे? क्योंकि इन्होंने एक नई थ्योरी इस्टेब्लिश की थी कि सेल कैसे काम कर रहा है. उस समय रिचर्ड सिर्फ 22 ईयर्स ओल्ड थे. ये फर्स्ट टाइम हुआ था जब साइंस का कोई इम्पॉर्टेंट जर्नल पब्लिश हुआ था जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स ने लिखा था. ये और इनके रूममेट ने एक्सप्लेन किया था एक थ्योरी जो एक आर्टिकल नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश हुई थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. सो पहले पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या क्या देखते हैं कि एज ऑफ 22 में जो पहले से कौन थे, स्काउट ऑफ द ईयर थे रिचर्ड एब्राइट, और उनके एक रूममेट ने एक थ्योरी एक्सप्लेन की कि सेल कैसे काम करता है. इनका नाम था रिचर्ड एब्राइट, और ये पहली बार हुआ कि किसी साइंटिफिक जर्नल में वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट पब्लिश हुआ. आगे बढ़ते हैं. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड. ये साइंटिफिक जर्नल था बहुत बेहतरीन. अब जैसे आपका कोई बेस्ट न्यूज़पेपर में आर्टिकल छप जाए तो कुछ वैसा ही हुआ था. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक द फर्स्ट टाइम एट बैट, मेकिंग बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन एट योर फर्स्ट टाइम एट बैट. तो ये इस तरह से हुआ जैसे स्पोर्ट्स में आपने बड़ी लीग कोई खेल ली 15 साल की उम्र में, या फिर होम मैच जिता दिया फर्स्ट टाइम बैटिंग करते हुए. तो ऐसा कुछ. फॉर रिचर्ड इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स. बहुत सारे अचीवमेंट किए लेकिन ये फर्स्ट थे. ये इनके लिए फर्स्ट था जो इतना ज़्यादा एक्साइटिंग था क्योंकि इनका इतने इंपॉर्टेंट जर्नल में वर्क पब्लिश हुआ. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. और ये सब शुरू कैसे हुआ? बटरफ्लाइज के साथ शुरू हुआ. ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. वो सिर्फ एक लौते बच्चे थे. एन ओनली चाइल्ड. एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेनिसिल्वेनिया. और एब्राइट कहाँ बड़े हुए? पेनिसिल्वेनिया में. यहाँ पर इनकी मम्मी इनके साथ रहती थी. There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. और कह रहे हैं मैं अकेले की टीम बनाकर फुटबॉल या बेसबॉल तो नहीं खेल सकता था, पर एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, और वो क्या होता है? चीज़ें बटोरना. So he did, and did he ever. और वो हमेशा ये करते गए. जब वो केजी क्लास में थे तब से ये काम उन्होंने शुरू किया था. एब्राइट बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे विद सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़. और उतने ही डिटर्मिनेशन से ये बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे जैसे कि बाकी सारी चीज़ें, और हर चीज़ ये बहुत ही दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से किया करते थे. और क्या क्या कलेक्ट करते थे ये? रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स एसेट्रा.
और ये छोटी उम्र में ही एक ईगर एस्ट्रोनॉमर बन गए, मतलब सितारों के बारे में जानने की इच्छा रखने लगे। स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और ये पूरी रात बैठकर स्टार्स को देखा करते थे। फ्रॉम द टाइम ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी विद अ ब्राइट माइंड, ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज। सिर्फ यही नहीं, फर्स्ट कि उनका ड्राइविंग क्यूरियोसिटी था, उनकी जानने की इच्छा शक्ति थी और दिमाग भी बहुत तेज़ था। उसके साथ साथ उनके पास एक माँ थी जो उनका इंटरेस्ट जो है लर्निंग में उसको और बढ़ावा देती थी, उनको ट्रिप्स पे ले जाती थी, उनको टेलीस्कोप खरीद दिया, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल, अदर इक्विपमेंट्स और हर तरह से उनकी मदद करती थी। उनकी माँ का कहना है, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, और जब तक इसने स्कूल नहीं शुरू किया तब तक तो सिर्फ मैं ही इसकी कंपेनियन थी घर पे। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम बट एट नाइट, उसके बाद मैं कभी कभी उनके लिए फ्रेंड्स को बुला लेती थी घर पे, पर रात को कुछ काम नहीं होता था। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd grade, और तीसरी कक्षा में थे जब इनके पापा की डेथ हो गई। इनकी मम्मी कहती हैं और रिची ही मेरे सब कुछ थे। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग टेबल, पूरी इवनिंग वो लोग डाइनिंग टेबल पे चीज़ें करते हुए बिता देते थे। If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things. अगर उनके पास काम नहीं होता था तो मैं काम खोज के लाती थी, कुछ ऐसे काम जिससे वो सीखें और उनको पसंद भी था। And learn he did. और स्कूल में ही वो टॉप ग्रेड्स पाया करते थे। On everyday things, he was just like every other kid. और अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें तो वो नॉर्मल किड की तरह ही थे। जब तक वो 2nd क्लास में पहुँचे, एब्राइट हैड कलेक्टेड 25 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, और ये लिस्ट है उन 25 स्पीशीज़ की जो एब्राइट अपने 2nd स्टैंडर्ड में कलेक्ट कर लिए थे, जो उनके टाउन के आसपास मिली थी। That probably would have been the end of my butterfly collecting, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10. और कहते हैं कि अब क्योंकि आसपास की सारी बटरफ्लाइज मैंने कलेक्ट कर ली थी तो शायद वो मेरे बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एंड होता, पर मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक चिल्ड्रंस बुक ले आई जिसका नाम था ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10, और वो लाइफ चेंजिंग था क्योंकि उस में लिखा था बुक में कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाई सेंट्रल अमेरिका की तरफ जाती हैं, और इससे इनकी जो जानने की उत्सुकता थी वो और ज़्यादा बढ़ गई कि कुछ बटरफ्लाइज ऐसी भी हैं जो अभी तक इन्होंने डिस्कवर नहीं की है। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। बटरफ्लाई माइग्रेशन को पढ़ने के लिए लास्ट में एक नोट लिखा हुआ था जहाँ पे यंग माइंड्स को इन्वाइट किया था। उनको कहा गया था कि वो अपनी बटरफ्लाइज को टैग करें, टैग मतलब कोई निशान लगा दे। फॉर रिसर्च, फॉर किस लिए लगा दे कोई टैग? रिसर्च के लिए। कौन रिसर्च करेगा? डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूक्वाट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। और उन्होंने कहा कि मतलब एक नोट लिखा कि आप लोग बटरफ्लाइज कलेक्ट करिए और उनको टैग करिए, जिसका स्टडी होगा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूक्वाट। एब्राइट्स मदर, रिचर्ड की मदर ने कहा, लिख दिया नोट डॉक्टर यूक्वाट को, एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। जो भी ये टैग वाली बटरफ्लाइज को पाता उसको कहा गया था कि बटरफ्लाइज को डॉक्टर यूक्वाट तक पहुंचा दिया जाए। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग, जो रीडिंग एरिया था जहां ये रहते थे वहां पर बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन 6 वीक्स लेट समर में होता है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, आप कभी उन्हें ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई। तो एब्राइट ने क्या सोचा, बटरफ्लाई पकड़ते रह जाएगा तो दिक्कत होगी, अब वो बटरफ्लाइज को अपने घर में ही क्या करेगा, रेस करेगा, पैदा करवाएगा और बड़ा करवाएगा। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क एंड टेक हर एग्स, और फीमेल मोनार्क को उनके एग्स ले लेता था और बेसमेंट में पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करवाता था, एग स्टेज से, कैटरपिलर से, प्यूपा से, एडल्ट बटरफ्लाई। आपको पता होगा एक एग से बटरफ्लाई में चेंज होने के लिए यही स्टेप्स लगते हैं, पहले एग कैटरपिलर में चेंज होता है, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट बटरफ्लाई।
Then he would tag the butterfly wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. और हज़ारों मोनार्क थे, कोई एक स्टेज में था, कोई प्यूपा स्टेज में था, कोई किसी स्टेज में था, और इनके घर का बेसमेंट जो है वही घर बन चुका था बटरफ्लाइज़ का। और धीरे धीरे क्योंकि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था तो ये बटरफ्लाई टैगिंग में इंटरेस्ट खोने लगे। ही सेज इट्स टेडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, बहुत मेहनत का काम है और कुछ फीडबैक भी नहीं मिल रहा है। इन ऑल द टाइम आई डिड, only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived. और कह रहा है कि इतनी सारी बटरफ्लाइज मैंने टैग की थी, उसमें से सिर्फ मजाक करते हुए हंसते हुए कह रहे हैं सिर्फ 2 बटरफ्लाइज वापस से पकड़ी गई थी, और वो भी इनके टैग करने के सिर्फ 75 माइल्स के ही रेंज में, वहाँ तक पहुँची नहीं, पर रिकैप्चर कर दी गई थी। फिर धीरे धीरे वो बड़े हो गए और 7th ग्रेड में उनको हिंट मिला कि रियल साइंस क्या है क्या। वो एक कंट्री फेयर में पहुंच गए, साइंस फेयर में, और वहाँ पे खो गए। इट वॉज़ रियली सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड डू नथिंग वेयर एवरीबडी हैड वॉन्ट समथिंग, और ये कुछ नहीं जीते और इनको बहुत दुख हुआ। इनकी एंट्री कैसे हुई थी, इन्होंने स्लाइड पर फ्रॉक टिश्यूज़ दिखाए थे। वो ही रियलाइज दैट द विनर हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट नॉट अ डिस्प्ले, और ये सिर्फ टिश्यू दिखाने से कोई प्राइज़ नहीं जीतता, आपको रियल एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत थी। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एवराइट वॉज अपियरिंग। कॉम्पिटिशन का स्पिरिट था वो धीरे धीरे बाहर आ रहा था, और इन्होंने तय कर लिया था कि अगले साल के फेयर के लिए ये कोई रियल एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट वॉज इंसेक्ट वर्क आई हैव बीन डूइंग फॉर पास्ट सेवरल ईयर्स। इसलिए इन्होंने डॉक्टर योकॉट को लेटर लिखा फॉर आइडियाज़, ठीक है, और वापस आया ढेर सारा सजेशन। ये सारे सजेशन एवराइट फॉलो करते रहे, और इसी से उनको क्या मिला, हाई स्कूल में जाकर प्राइज़ मिला। किसके लिए प्राइज़ मिला? फॉर हिज 8th grade, एवराइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में भी इनको प्राइज़ मिला। इनके 8th grade के प्रोजेक्ट की बात है, ये वायरल डिजीज़ जो कि मोनार्क कैटरपिलर्स में है उसकी वजह ढूंढने की कोशिश की है। एवराइट को लगा था कि ये बीटल से होता है, और इन्होंने बीटल के प्रेजेंस में कैटरपिलर्स को रेस करना शुरू किया। इससे इनको प्राइज़ ज़रूर मिल गया, पर ये भी पता चल गया कि बीटल की वजह से बीमारी नहीं होती है। The next year, his science fair project was testing the theory of Viceroy butterfly copying monarch. और इनकी एक थ्योरी, एक माना जाता है कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं, तो ये थ्योरी का टेस्ट कर रहे थे। ये थ्योरी ये थी, वाइसरॉय बटरफ्लाई जो ये था मोनार्क बटरफ्लाई वो वैसे ही दिखते हैं मोनार्क बटरफ्लाई की तरह, बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह दिखना चाहती थी। क्यों? क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती नहीं है बर्ड्स, अच्छा नहीं लगता है टेस्ट उनका बर्ड्स को। वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है वो उनका टेस्ट जो है अच्छा होता है बर्ड्स के लिए, तो इसलिए वो शायद कॉपी करते हैं। सो द more they look like monarchs, the less likely they are becoming birds' dinner. तो जितना ज़्यादा वो मोनार्क की तरह दिखेंगे उतना ही कोई बर्ड उनको नहीं खाएगी। ए ब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, और ये एक्सपेरिमेंट इनका था कि क्या बर्ड्स मोनार्क को खाएंगे या नहीं। ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड। और इनको क्या पता चला कि ऑर्डिनरी बर्ड फूड, स्टार्लिंग क्या होता है, एक ब्लैक प्लूम्ड बर्ड, एक ब्लैक बर्ड होती है, तो वो ऐसा है कि कुछ भी खा सकती है जो भी उसको मिले। एवराइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। और एवराइट ये भी कहते हैं कि बाद में कुछ रिसर्च हुई जिससे ये प्रूव हो गया कि हाँ वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी करती हैं मोनार्क को। ये प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीज़न और कॉन्टी साइंस फेयर में। ओवरऑल
3rd पोजीशन मिली थी। काउंटी मतलब रीजन के, ये कंट्री का नहीं तो रीजन के इस पूरे एरिया में। हाई स्कूल का 2nd ईयर दैट इज़ 10th स्टैंडर्ड में उन्होंने रिसर्च की किसके बारे में, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में। इनडायरेक्टली ये इट ऑल्सो लेड टू न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और इनडायरेक्टली इन्होंने नई थ्योरी स्टैब्लिश कर दी सेल्स पे। ये क्वेश्चन क्या ट्राई कर रहे थे आंसर करने को कि आखिर जो मोनार्क प्यूपा हैं उनके जो विंग्स है उस पर जो 12 टाइनी स्पॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबको लगता था कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए, सिर्फ सजावट के लिए हैं, पर डॉक्टर उकवाट को ये नहीं लगता था और इसका आंसर ढूंढा रिचर्ड एब्राइट ने। एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड ट्राई टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग हार्मोन। रिचर्ड एब्राइट और एक और ब्रिलियंट स्टूडेंट ने पहले ये पता लगाया कि जो स्पॉट था वो कंटिन्यूसली एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है जिससे बटरफ्लाई का फुल डेवलपमेंट हो रहा है। और इस प्रोजेक्ट ने रिचर्ड एब्राइट को उसके पूरे रीजन में फर्स्ट प्लेस दिलाया और इससे उनको एंट्री मिल गई इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही वॉन 3rd प्लेस फॉर जियोलॉजी। He also got a chance to work during the summer at entomology laboratory of Walter Reed Army Institute of Research, और Army Institute of Research में भी काम करने का मौका मिल गया। As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiment on monarch pupa, और इस बार उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में और इनको फिर से चांस मिल गया आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का। अपने सीनियर ईयर में वो फिर से एक स्टेप फर्दर लिए और उन्होंने सेल ग्रो करना स्टार्ट किया मोनार्क के विंग्स से, जहाँ पर उन्होंने पाया कि सेल डिवाइड हो रहे हैं इंटू नॉर्मल विंग स्केल्स ओनली इफ़ दे वर फेड हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। और वो सेल डिवाइड हो रहे थे अगर उस गोल्ड स्पॉट से जो हार्मोन गोल्ड स्पॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसमें फीड किया जाए तो सेल जो है वो नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स में डेवलप हो रहे थे। वो प्रोजेक्ट जो फर्स्ट प्लेस दिलाया इंटरनेशनल फेयर में इनको, और इन्होंने पूरा समर कहाँ स्पेंड किया, आर्मी लेबोरेटरी में और लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। आने वाले समर में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिट हो चुके थे। Ebright went back to the laboratory of Department of Agriculture and did more work on hormone for gold spots. यूजिंग लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके वो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट कर लिए थे। 1-1.5 साल के बाद अपने जूनियर ईयर में एब्राइट को पता चल गया कि सेल की लाइफ कैसे होती है। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़ ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, और इनको पता चल गया कि सेल का बेस क्या है, वो ही डीएनए है, और कहते हैं यूरेका मतलब मुझे मिल गया। बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन द फोटोज़ गेव हिम द आंसर टू बायोलॉजीज पजल। और वो तो सिर्फ इंसेक्ट हार्मोन पे काम कर रहे थे पर उनको पता चला कि उन्होंने कोई नई डिस्कवरी कर ली है कि सेल का ब्लूप्रिंट कैसे रीड करते हैं, वो है डीएनए। डीएनए सब्सटेंस है इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल जो हेरिडिटरी को कंट्रोल करता है, ये डिटरमाइन करता है फॉर्म और फंक्शन सेल का। दस इन्होंने पता लगाया कि डीएनए क्या है, ब्लूप्रिंट है लाइफ का बेसिकली। एब्राइट उसके कॉलेज रूममेट जेम्स आर रॉन्ग ने पूरे नाइट पिक्चर्स बनाए और प्लास्टिक मॉडल्स कंस्ट्रक्ट किए और टुगेदर वो पेपर्स बनाए जिसने थ्योरी को एक्सप्लेन किया। सरप्राइजिंग नो वन, कोई भी नहीं सरप्राइज हुआ था। क्यों? क्योंकि सबको भरोसा था रिचर्ड एब्राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हाईएस्ट ऑनर्स के साथ अपने क्लास में सेकंड 1510 बच्चों में। रिचर्ड वेंट टू बिकम ग्रेजुएट रिसर्च एट हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंट किए, जितनी भी उनकी थ्योरीज थी उसको टेस्ट करने के लिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। His high school research into purpose of spots on monarch pupa eventually led to his theory about cell life. Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, पर इतना deeply नहीं। But धीरे धीरे he became a champion debater, उसके साथ साथ public speaker और एक good canoeist, river canoeing करने, all round outdoor person. He is also an expert photographer, particularly of nature and science exhibits. In high school, Richard was a straight-A student because learning was easy. He turned a lot of energy
towards the debating and model United Nation clubs. He also found someone to admire, Richard A. Wearer. He's a social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Wearer was a perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, says Ebright. Richard would always give that extra effort, Mr. Wearer said. What pleased me that he was 3 to 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies. Richard was competitive, but not in bad sense. Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best of his job. तो इनके टीचर वेयर बताते हैं कि रिचर्ड जीतने के लिए नहीं या फिर कोई प्राइज़ जीतने के लिए नहीं जीतना चाहता था, बल्कि फॉर राइट रीजंस, क्योंकि वो अपने जॉब को बेस्ट तरीके से करना चाहते थे. एंड दैट इज़ वन इंग्रीडियंट्स ऑफ मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. ये सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है. उसके साथ साथ फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी, जीतने की इच्छा और सही रीजंस, ये सब क्वालिटीज़ बनाती हैं एक साइंटिस्ट. जिस दिन से रिचर्ड एब्राइट को ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 मिला था, उस दिन से वर्ल्ड ऑफ साइंस उनके लिए ओपन हो गया था. ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था. Question answer or what you have to learn from the chapter, that we will see in the next video. Thank you.